नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अग्निवीर अग्निपथ योजना की। और इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। मुझे लगता है कि वो इंटरेस्टिंग फैक्ट पूरे देश को अगर पता लगेंगे तो पूरे देश को एक अलग सी ऊर्जा मिलेगी। मैं ये बात कर रहा हूँ 1989 की। शेखर गुप्ता हमारे यहाँ बहुत बड़े पत्रकार हुए हैं। और शेखर गुप्ता हालांकि लिखते तो वो एंटी स्टैब्लिशमेंट ऐसा ऐसा लोगों का अनुमान है, या जो भी जैसे भी लिखते हैं, लेकिन उनकी खोजी पत्रकारिता ने इंडिया टुडे मैगजीन में 28 फरवरी सन 1989 को एक आर्टिकल छापा। और वो आर्टिकल आज अगर पढ़ा जाए तो वो इतनी खतरनाक बात है कि मुझे लगता है कि प्रत्येक नागरिक को ये बात की गुस्सा आएगी और आनी भी चाहिए कि आखिर हम 2022 तक क्या कर रहे थे। 1989 से 2022 तक शेखर गुप्ता का कहना ये था कि उस समय, मैं ये सारी बात उनके आर्टिकल को लिखकर कह रहा हूँ, उनके आर्टिकल का जो लिंक है इंडिया टुडे मैगजीन का वो भी शेयर करूँगा, आप नीचे से अगर पढ़ना चाहें तो वो आर्टिकल पूरा पढ़ सकते हैं। शेखर गुप्ता का ये कहना है कि 1989 में भारतीय आर्मी विश्व की सबसे बूढ़ी आर्मी थी। बूढ़ी आर्मी से मतलब ये है कि वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा एजेड, ऐसे लोग जो बहुत फैटी हैं, ऐसे लोग जो युद्ध करने के काबिल नहीं हैं, वो भारतीय फौज में हैं। आपने बहुत सारे इस प्रकार की रिसर्चें देखी होंगी कि हम लगातार कहते आए हैं कि सबसे यंग देश संसार का भारत है और बुढ़ों का देश चाइना हो चुका है, क्योंकि वो वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए थे। ऐसे ही बुढ़े देश अगर कहा जाए तो यूरोप के हो चुके हैं, अमेरिका के हो चुके हैं। हालांकि अमेरिका पूरे वर्ल्ड की जवानी को अपनी तरफ खींचने में सफल रहता है और वो अपने यहाँ उनकी पोस्टिंग हर पोस्ट पर करता है। तो भारत की आर्मी का जो डेटा उन्होंने दिया उसमें उन्होंने उस समय कहा था कि ये विश्व की सबसे बूढ़ी आर्मी है। 11 लाख में से अगर वो उस समय कहते हैं कि 41 डिवीजन्स बनाए जाएं, उन 41 डिवीजन्स में 26,829 हर एक डिवीज़न में सोल्जर्स रहेंगे, उनमें 18,000 तो एवरेज स्ट्रेंथ के हैं। 18,000 एवरेज स्ट्रेंथ के, यानी कि वो भी फुल स्ट्रेंथ के नहीं हैं। तो वो कहते हैं 18,000 एवरेज स्ट्रेंथ के हैं। और इसके अलावा फैटी लोग जो कि काम नहीं कर सकते, जो शॉकिंग है, वो लगभग 9,000 है। आप सोच सकते हैं 8,829। उसके साथ वो कंपैरिजन करते हैं कि पाकिस्तान में इस प्रकार के लोग 2,307 हैं यूनिट में, और चाइना में 1,000 लोग ऐसे हैं। आखिर ये फैटी लोगों की, इस तरह के एज के लोगों की ज़रूरत हमको क्या पड़ती है, किसी को भी क्या पड़ती है? ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इनमें जो लिखा होता है, इनमें जो किया होता है, उसमें हमें अनुभव की भी ज़रूरत पड़ती है। यानी कि हमें अनुभव के साथ साथ दोनों ही प्रकार के टैलेंट की आवश्यकता पड़ती है। ज़्यादा ज़रूरत हमको पड़ती है यंग लोगों की। इनका कहना है कि लार्ज नंबर ऑफ जवान्स उस समय लगभग 30 वर्ष की आयु के थे। सीओ होते होते वो 30 पार कर जाते हैं। लेकिन आगे जो बात कही गई वो और ख़तरनाक है। वो ये कहते हैं कि वो उसका कंपैरिजन अगर उस समय किया जाए तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में लगभग 35 साल 38 साल एक एवरेज एज हो जाती है। हमारे यहाँ अपने सेना चीफ के बारे में देखा होगा कि वो कह रहे थे कि मैं 58 साल का हूँ या 60 साल के लगभग रहते हैं। अब इसके बारे में लोगों का तर्क ये था, हालांकि उस समय 1977 में मेजर जनरल ने एक कमेटी बिठाई थी। उस कमेटी को ये काम दिया गया था कि वो ये बताए, तो उसने कमेटी ने भी ये कहा था कि भाई एवरेज एज भारत की जो आर्मी है उसकी ज़्यादा है, और एवरेज एज ज़्यादा होने की वजह से युद्ध लड़ने की कैपेसिटी कम होती है। और युद्ध लड़ने की अगर कैपेसिटी कम होती है तो ये हमारे ऊपर भी एक भार बनते हैं। हालांकि लोगों ने उस समय तर्क ये भी दिया था कि 1965 की लड़ाई हमने कैसे जीती और 1971 की बड़ी लड़ाई कैसे जीती। बात यहाँ इस रिसर्च इस पेपर में उन्होंने ये भी दिया। उन्होंने कहा कि 1962 की जो हमारी लड़ाई हुई थी उस समय हमारे पास 2 लाख फौज हुआ करती थी। नेहरू जी को मैं ये अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि नेहरू जी को बहुत प्रयास किया गया ये कहने का कि भाई आर्मी को आप स्ट्रांग रखिए, खूब सारी रखिए, और सेना का आधुनिकीकरण कीजिए, क्योंकि पड़ोस में चाइना और पाकिस्तान है। लेकिन वो कहते थे कि नहीं, हम तो गुट निरपेक्ष देशों के हिस्से हैं, इसलिए हमारा कुछ नहीं हो रहा। 62 की लड़ाई
चाइना ने कर दी और हम हारे। उसके बाद लगभग 8.5 लाख सैनिकों की भर्ती सन 1963 से शुरू की गई और 67 तक रही। तो फिर आप सोच सकते हैं कि जिनकी भर्ती 1963 से 67 तक हुई होगी, वो 1965 की लड़ाई में भारत की आर्मी कितनी यंग होगी। यंगस्टर्स ही होंगे, 17, 18, 20 साल के, 22 साल के। और 1971 की आयु में भी वो 20, 22, 23 साल के यंगस्टर्स की आर्मी उस समय हुआ करती थी। यानी कि 1965 और 1971 की जब लड़ाई भारत की हुई, तो उस समय हमारे पास संसार की सबसे यंग आर्मी थी, क्योंकि भर्ती हमने 63 के बाद शुरू की। 63 से पहले हमने भर्ती नहीं करी थी। जब हम 62 हार गए तब हमने भर्ती शुरू की। शेखर गुप्ता का कहना यह है कि 1965 के पहले जो एवरेज एज रिटायरमेंट की होती थी, यानी कि कितना जवान काम करेगा, वो 7 साल थी। लेकिन 1965 के बाद हमने वो एज 17 साल की कर दी। यानी कि एक आर्मी का जवान जब भर्ती होगा तो उसके बाद वो लगभग 17 वर्षों तक सेवा करता है। अब 20, 22, 23 साल की उम्र में अगर वो भर्ती हो गया तो आप समझिए 17 साल सेवाएं करेगा तो लगभग 40 का एवरेज एज। तो ये भारत की विडंबना थी। लेकिन 1965 से पहले की आर्मी 7 वर्ष काम करती थी, उसके बाद छोड़ दिया जाता था। कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार की एक समस्या थी एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट उस समय हो नहीं रहा था। और देश में कैसे साधन जनरेट करें, तो कांग्रेस एक आसान साधन उसके पास ये था कि वो सरकारी नौकरियां निकाल देते थे। आर्मी में उन्होंने भर लिए बुढ़ों, उनकी आर्मी जवानों की एज बढ़ा दी, और आर्मी जवानों की जो एज बढ़ाई गई उसने भारत को सबसे ज़्यादा नुकसान दिया, ऐसा शेखर गुप्ता का कहना था। अब आप सोचो कि इस प्रकार की रिसर्चें जहां भारत में दे रखी हों और ये कहा गया हो कि ये सबसे बुढ़ी आर्मी है, इस आर्मी को रिफॉर्म की आवश्यकता है, अगर इस आर्मी में रिफॉर्म न किए गए तो भारत एक बुढ़ी आर्मी से चलने वाला देश है। आप सोच लीजिए कि जब वो ये कहते हैं कि हमारे पास जो 41,000 सैनिक एक यूनिट में होते हैं, एक डिवीज़न में होते हैं, 41,000 में से लगभग 25% तो इतने फैटी होते हैं कि हम उनसे युद्ध लड़ना तो दूर की बात है, उनको ढोना और पड़ता है। और हमारे पास जो एवरेज 26,000 की संख्या है वो भी एवरेज हैं, मतलब बहुत यंगस्टर्स नहीं। तो अब जो यंगस्टर्स भर्ती होते हैं, आप सोचो कि जब हम ये कहते हैं कि 5-7 साल का एवरेज एज होनी चाहिए, जो 65 से पहले थी, और 65 की लड़ाई और 71 की लड़ाई हमने इस वजह से ही जीती क्योंकि हमारी एवरेज जो सेवा की एज थी वो 7 वर्ष थी। अब 7 वर्ष की सेवा की एज रही होगी, यानी कि 20 साल, 19 साल, 18 साल, 21 साल में भर्ती हुआ और 28-29 साल की उम्र में वो बाहर हो गया। अब आर्मी ने ये जो उस रिपोर्ट और जो उस समय की कमेटियां बनी, उन कमेटियों के आधार पर जो 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 इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे, जो कमेटियों की रिकमेंडेशन थी, उनके आधार पर भारतीय सेना ने ये तय किया कि हम लोड भी नहीं बढ़ाएंगे और क्यों ना हम अग्निवीर तैयार कर दें, यानी कि हमारी आर्मी यंग आर्मी हो जाए जिसकी एवरेज एज 26 वर्ष के लगभग हो जाए, जिसकी एवरेज एज इस समय 30 से 32 साल की उम्र में है। तो वो 26 वर्ष की अगर एवरेज एज हो जाती है और हमारे पास जो यंगस्टर्स रहता है, वो यंगस्टर अगर 25-26 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो फिर वो उसके पास अभी 25-26 साल की कोई ऐसी विशेष आयु नहीं रहती, वो काम भी कर सकता है और हमारे पास आर्मी भी यंग हो जाएगी। अगर हम यंग आर्मी बनाने में सफल हो गए, और हो तो जाएंगे ही क्योंकि सेना ने निर्धारित किया है, इसलिए उस रिसर्च को अगर ध्यान में रखेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वाकई में भारतीय सेना क्या करना चाहती है और क्यों करना चाहती है। जैसे हम लोग रिसर्चें करते हैं, जैसे हम लोग हमारे न्यूज़ चैनल्स लगातार पब्लिश करते हैं, वैसे ही हमारे अड़ोस पड़ोस के देश की जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं या जो मीडिया वाले हैं, वो भी तो हमारे विषय में इस तरह की रिसर्च निकालते होंगे और कहते होंगे कि भारत की आर्मी तो बुढ़ी आर्मी है, कैसे जीतेगी, और अपने लोगों को वो हौसला बढ़ाते होंगे और कहते होंगे भारत में एवरेज एज 32 से 35 साल की है और एवरेज एज 35 साल की है, रिटायर्ड तो यहाँ 60 साल तक के होते हैं, लेकिन 65 साल जो सीओ बनता है वो एवरेज 30, 32, 35 साल का होता है, बल्कि कभी कभी 37 साल का भी होता है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में भारत की आर्मी लड़ने की योग्य नहीं, ये निश्चित रूप से वो अगल बगल
निकालते होंगे। इसलिए भारत में जो मैंने पहले 3 लेक्चर इस पर रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें बताया कि आवश्यकता है, नौजवानों की आवश्यकता है, क्षेत्र की आवश्यकता है, देश में गृह युद्ध की संभावनाओं को देखते हुए देश की युवा पीढ़ी को तैयार करने की आवश्यकता है। इन सब के साथ साथ आर्मी की अंदर की इंटरनल आवश्यकता है, जिसको शेखर गुप्ता ने 1989 में ही प्रकाशित कर दिया था, और उस समय एवरेज एज 30 वर्ष होती थी। आज की तारीख में 37-38 वर्ष एवरेज एज हो गई है, जिसको 26 वर्ष की लाने की आर्मी की कवायद है, और उसके लिए ही उसने ये सारा अग्निवीर का फॉर्मूला निकाल कर रखा। मुझे लगता है कि देश को ये बात समझ में आएगी, और ये समझ में आएगा कि जॉब से ज़्यादा भारत की सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है, और भारत की सिक्योरिटी के लिए भारत की सेना का जवान होना आवश्यक है, और भारतीय सेना जवान रहे उसके लिए इस तरह के रिफॉर्म्स की आवश्यकता जब आज से 35 वर्ष पहले जताई गई थी। 1977 में जिस समय इस पर इन्वेस्टिगेशन बिठाया गया था या कमेटी बिठाई गई थी, तो आप सोच सकते हैं कि जब हमने 1977 में ऐसा बिठाया होगा तो आज से 50-55 वर्ष पहले इस बात की चिंताएं थीं कि वाकई में देश का कुछ नुकसान हो सकता है, और देश को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त सेनाओं की आवश्यकता है, और सशक्त सेनाएं जवान होनी चाहिए, ना कि उम्र दराज। मुझे लगता है मैं अपनी बात कहने में सफल हुआ हूँ, और जो 1989 की संभावनाएं थी उसको भी मैं बताने में सफल हो पाया हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।